बिहार राजनीतिक दृष्टिकोण से ऐसा राज्य है जहाँ पे कि चुनाव यानी वोटिंग पड़ जाए उसके बाद भी बड़ा मुश्किल होता है कि नीतीश कुमार 20 साल से कायम है। कॉमन डिनोमिनेटर 4 बार 20 साल में नीतीश कुमार यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ आ चुके हैं। उनके खिलाफ तो एंटी इनकम्बेंसी है, कहीं भी बोलते हैं, लेकिन सवाल होता है, नेक्स्ट प्रश्न आता है कि फिर विकल्प क्या है। मान लिया जाए कि एंटी इनकम्बेंसी है तो विकल्प क्या है? तेजस्वी तो तेजस्वी से पहले एक और कड़ी है बिहार के अंदर, वो है बीजेपी खुद। बिहार की बात करें और जाति की बात ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। आरजेडी का वर्चस्व मौजूद है, लेकिन जो उनके साथ हिस्ट्री लगी हुई है, खासकर जंगल राज का एक टैग लगा हुआ है, फिरौती का टैग लगा हुआ है, जो वहाँ बिहार में काफ़ी व्याप्त थी उस समय। प्रशांत किशोर किसको डेंट कर रहा है? प्रशांत किशोर के संबंध में मुझे ऐसा लगता है कि इस बार शायद डेंट तो करेंगे कुछ सीटों के ऊपर, लेकिन जो सरकार बनाने वाली जो बात है वो अभी बहुत दूर की कौड़ी। बट क्या आपको लगता है वो थोड़े ओवररेटेड है? लोग बोलते हैं इट टेक्स टाइम। आज भी बीजेपी का या एनडीए का जो वोटर है उसके अंदर एक ये चाहत है कि यार बीजेपी की एक बार तो सरकार आनी चाहिए। बीजेपी में नेता कौन है, चेहरा कौन है? सबको पता है, वहाँ से लेके यहाँ तक और सब तरफ की चेहरा तो केवल एक ही है, वो है नरेंद्र मोदी। तो ब्रांड मोदी भी बहुत ज़्यादा लास्ट 12-13 साल से उनका इस्तेमाल रीजनल में भी हो रहा है, नेशनल में भी हो रहा है। अब वो कहते हैं हमारा तो ट्रम्प कार्ड है, और ट्रम्प कार्ड कभी फीका नहीं पड़ता। ट्रम्प की बात मत करिए, तो ट्रम्प कार्ड ही ट्रम्प की बात मत करिए इस समय टैरिफ लग जाएगा आप पे भी। यूएस के चुनाव, अमेरिका के अभी प्रेसिडेंट चुनाव जिसमें ट्रम्प जीते हैं, 25 एजेंसीज ने प्रिडिक्ट किया था, उसमें एक्सिस माई अमेरिका भी एक एजेंसी थी। तो 25 में से केवल 2 एजेंसी थी जिन्होंने ट्रम्प की विक्ट्री प्रिडिक्ट की थी। तो प्रदीप जी, ऐसा क्या हुआ कि देश में आप मार खा गए और विदेश में आपने नंबर बना लिया? आप हर मैच तो नहीं जीत सकते। इस बार मुद्दे क्या हैं? एक तो मुद्दा SIR, आग लगी हुई है। SIR में उसके लिए तो मुद्दा बिल्कुल नहीं है जिसका नाम है सुनिश्चित हो गया। जिनका नाम कटा है उनके लिए तो बहुत बड़ा मुद्दा है। ये बिल्कुल चुनाव प्रक्रिया के लिए हेल्दी साइन नहीं है। पॉलिटिकल डिस्कोर्स हो गया, वोट चोर, गद्दी चोर और ये सब टाइप की जो भाषा है, जनता बिल्कुल इसको रिजेक्ट करती है। पर आपको खराब लगता है जब आपको बोलते हैं कि आप लोग एक पार्टी से अलाइंड हैं या दूसरी पार्टी से अलाइंड? तो इट्स नॉट लाइक दैट। तो मतलब अब कुल मिला के इसका क्या बोलें कि किसकी साइड भारी है, किसकी हल्की है? मैं बोलूँगा कि ये वाला जो इलेक्शन है बड़ा क्लोजली फाट होगा, बहुत मज़ा आएगा, जो कि हर चुनाव में सबको बहुत मज़ा आता है। और आप लोगों के लिए तकलीफ बढ़ सकती है, बहुत ज़्यादा बड़ी तकलीफ है, बहुत बड़ी तकलीफ है। मुसीबतें हमारी, जब इलेक्शन वन साइडेड होता है तो आसान होता है। हमको बहुत मज़ा आती है, सबको भी बहुत मज़ा आती है। इस बार सब लोग आखिरी समय तक तो कम से कम आप ये बोल रहे हैं टाइट कॉन्टेस्ट है? बिल्कुल टाइट कांटे की कॉन्टेस्ट, टक्कर। आज की डेट में तो टाइट है। सेफोलॉजिस्ट और एनालिस्ट जिसे बोलते हैं, प्रदीप गुप्ता जी हैं। तो मैं उनसे सीधा सवाल पूछना चाहूँगा, आपने कुछ अभी वहाँ पे अपना सर्वे या आपने कुछ आंकलन किया है उस जगह का अभी? नवीन, देखिए, जहाँ भी इलेक्शन होते हैं आकलन तो हम 1 साल पहले से शुरू कर देते हैं, लेकिन बिहार राजनीतिक दृष्टिकोण से ऐसा राज्य है जहाँ पे कि चुनाव यानी वोटिंग पड़ जाए उसके बाद भी बड़ा मुश्किल होता है। पिछले बार दोनों मेन गुटों का, एनडीए और सो कॉल्ड इंडिया, 37% तक वोट शेयर था दोनों का। सीटों में केवल 110 सीटें हैं आपके आरजेडी प्लस की, और एनडीए की जो थी 125 सीटें। तो क्या क्या कितना इतनी टफ फाइट रहती है, तो कैसे आप लोग किस तरह से फिर आकलन करते हैं? हाँ, ये आपका अच्छा सवाल है। आकलन तो ऐसा है कि अब कोई भी राज्य हो और चुनाव हो तो उसका फर्स्ट आकलन का जो पैरामीटर होता है वो कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी कितनी है सरकार के विरुद्ध। अब बिहार की बात करें तो एंटी इनकम्बेंसी के एक अलग तरीके के मायने हैं। एक चीज़ कॉमन है, वो है नीतीश कुमार। बाकी जो गठबंधन है वो तो अल्टी पल्टी बदला बदली बीच में हो चुकी है, लेकिन नीतीश कुमार 20 साल से कायम है। कॉमन डिनोमिनेटर। तो उनके खिलाफ तो एंटी इनकम्बेंसी है, कहीं भी बोलते हैं, लेकिन सवाल होता है, नेक्स्ट प्रश्न आता है कि फिर विकल्प क्या है। मान लिया जाए कि एंटी इनकम्बेंसी है तो विकल्प क्या है? तेजस्वी तो तेजस्वी से पहले एक और कड़ी है बिहार के अंदर, वो है बीजेपी खुद।
यानी बिहार की जनता ये देखती है कि सारे प्रदेशों में, खासकर हिंदी भाषी प्रदेश, साउथ के एक दो प्रदेशों को छोड़ दें, तो बीजेपी की सरकारों का, राज्य सरकारों का स्वाद जरूर जनता ने चखा हुआ है। राइट। तो बिहार की भी जनता ये सोचती है कि हम क्यों अभी तक अछूते हैं। नहीं, लेकिन अलायंस तो है ही ना, नीतीश और अलायंस बीजेपी अलग अलग है, कहाँ है? बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हो। नीतीश के संदर्भ में इसीलिए तो अलग अलग इसलिए है कि 2 और 2 4 बार 20 साल में नीतीश कुमार यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ आ चुके हैं। इस मायने में अलग है। यदि कि वो एक ही जगह काबिज होते तो जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक होता। तो बिहार की जनता कई बार ये भी देखती है कि बीजेपी क्या एक विकल्प है, क्या जैसे आपने बताया तेजस्वी विकल्प है, या अब नई पार्टी और कैंडिडेट जो इमर्ज हो रहे हैं प्रशांत किशोर, क्या वो विकल्प है। तो इन सब का आकलन कर पाना आखिरी दिन तक मुझे लगता है हमारे लिए भी अच्छी खासी इस तो बार थोड़ा सा डिकोड कसरत तो होनी करिए, है। थोड़ा तो डिकोड करिए हम लोगों के लिए। अच्छा अब आज आपका लंबे इंतजार के बाद इंटरव्यू मिल रहा है, तो कुछ डिकोड तो करना चाहिए आपको। तो देखिए, बिहार की बात करें और जाति की बात ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। उस दृष्टिकोण से निकट पिछले 20-30 साल की बात कर लें तो बिहार ही ऐसा राज्य है जहां जातिगत जनगणना हुई है इस जस्ट चुनाव के पहले। तो बिहार में बड़ा जो बोलते हैं कि MY समीकरण, मुसलमान यादव समीकरण, जो कि बड़ी संख्या में, जो कि करीब 31 से 32% दोनों को मिला दें तो 32% होता है, ऑलमोस्ट 1/3, बहुत बड़ा नंबर है। इसी के चलते आप कभी भी देखिए कि लालू प्रसाद यादव जी या आरजेडी, बाकी राज्यों में देखेंगे कि जो विपक्ष था 20 साल तक, माने नीतीश कुमार हैं, तो अपना वर्चस्व धीरे धीरे खोने लगती है, खासकर जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं। लेकिन बिहार की बात करें तो आरजेडी ने वर्चस्व नहीं खोया है। पिछले बार भी 80 सीटें लेके खुद की आरजेडी की 80 सीटें थी, जो कि सबसे बड़ी थी। बीजेपी की 75 सीटें थी। तो आरजेडी का वर्चस्व मौजूद है, लेकिन जो उनके साथ हिस्ट्री लगी हुई है, खासकर जंगल राज का एक टैग लगा हुआ है, फिरौती का टैग लगा हुआ है, जो वहाँ बिहार में काफ़ी व्याप्त थी उस समय। और अभी भी आप देख रहे हैं कि क्राइम जो है, अपराध जो है, वो लगातार जारी है। ऐसा नहीं कि सब खत्म हो चुका है, अभी भी जारी है। तो अगर अपराध अभी जारी है, जो कि है, हम लोग भी देखते हैं, रोज हम लोग रिपोर्ट करते हैं वहाँ से, तो इसका ब्लेम लालू पे थोड़ी जा सकता है, वो तो प्रेजेंट गवर्नमेंट पे जाएगा। बिल्कुल सही कहा, अपराध का तरीका बदल गया है, फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन ब्लेम बिल्कुल जाएगा। लेकिन कुछ विषय ऐसे होते हैं, जनता वोट जब करती है तो उसके रोजमर्रा के जीवन के जो सरोकार के विषय हैं, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या जो है उसको साथ रिजोनेट करती है और अपना निर्णय लेने के पहले करती है। जो रोड, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, लॉ एंड ऑर्डर, उसमें एक लॉ एंड ऑर्डर भी शामिल है, और राशन प्रणाली, और उसके साथ किसानों से संबंधित व्यवस्थाएं और मुद्दे, ये सब जो कहते हैं आप मूलभूत जो विषय होते हैं, अम्ब्रेला उसको कॉम्बिनेशन कहते है हैं। पूरा। बिल्कुल, पूरा अम्ब्रेला कॉम्बिनेशन है। और पिछले चुनाव में एक चीज़ मैं आपको और आपके दर्शकों को एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहता हूँ। पिछले बार बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि इस बार तेजस्वी आरजेडी बाजी मार लेंगे, लेकिन उसमें एक बड़ी बात ये हुई कि जहाँ जहाँ जेडीयू ने चुनाव लड़ा था एनडीए में, वहाँ पर एलजेपी ने चुनाव अलग लड़ा। एलजेपी ने चुनाव अलग लड़ा, उसी के चलते आप देख पा रहे थे कि दोनों एनडीए और आरजेडी प्लस बहुत करीब वोट शेयर के मुकाबले और सीट शेयर के मद्देनज़र भी पास थे। आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, यदि एलजेपी अभी की तरह एनडीए के साथ चुनाव लड़ती तो उन्होंने 33 सीटों के ऊपर नीतीश कुमार की सीट के ऊपर डेंट किया। तो जो 125 सीटें आपको दिखती है मेजॉरिटी मार के एकदम करीब, वो हकीकत में 30 सीट और बढ़ा लीजिए, उसमें एनडीए की जो सीटें होती 125 प्लस 33, 138 सीट्स आती। तो अभी तो एलजेपी साथ है, अब एलजेपी साथ है, तो तो इसका वही मैंने मतलब आपको लगता है कि वो रेप्लिकेट हो सकता है क्या? मैं वही कह रहा हूँ, अब रिप्लिकेट, एक फिनोमिना तो ये आपने देख लिया, अब दूसरा फिनोमिना प्रशांत किशोर का आ गया इस बार। बट प्रशांत किशोर किसको डेंट कर रहा है, ये भी तो एक बड़ा ये सवाल है। बहुत बड़ा सवाल है। यदि ये अपने आप में एक सवाल, बहुत, जो प्रशांत किशोर खुद बोलते हैं
ज़मीन पे जब पत्रकारों ने, आप लोगों ने पूछा, तो ये कहते हैं वो कि या तो मेरी 10 से कम सीटें आएँगी, यानी कुछ भी नहीं आएँगी, 10 से कम सीटें, या मैं मेजॉरिटी करूँगा। सर आप तो साइंटिफिक डेटा पे बिलीव करते हैं, जी। वो क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते हैं वो तो सबको पता है। चुनाव में तो सब क्या क्या कहते हैं और क्या क्या करते हैं, उसके कुछ जाता नहीं है। आपको लगता है कि उनके पास वो क्षमता है कि वो किसी को डेंट कर पाए? क्योंकि जो जो पुराने वहाँ के खाटी पत्रकार जिसको बोलते हैं वो हैं, उनका कहना ये है कि अभी उनके अंदर वो उस तरह की वो पावर नहीं है कि वो जो वहाँ की ट्रेडिशनल पार्टीज हैं उनको कहीं ब्रेक इन कर पाए। मैं सबको यही कहता हूँ कि लाइफ में जब आपको ग्रेजुएट करना है तो 15 साल लगते हैं ना, 12 प्लस 3, एक पहली क्लास पहली सीढ़ी चढ़ने से 3 लगते हैं। चाहे आप बीजेपी का उदाहरण ले लीजिए, 80 में शुरू होने के बाद 96 में सरकार बना पाए थे, वो भी मिली जुली। आप जितने भी उदाहरण लेंगे बस आप ये पाएंगे। कांग्रेस एक डिस्टिंक्शन है। तो कांग्रेस तो डे वन से चालू हुई है, तो यस। उसमें डिस्टिंक्शन का कोई सवाल, वो तो कोई था ही नहीं, हम राइट। अकेले ही हैं, तो फिर क्या राइट सवाल राइट। उठता है। तो प्रशांत किशोर के संबंध में मुझे ऐसा लगता है कि इस बार शायद डेंट तो करेंगे कुछ सीटों के ऊपर, लेकिन जो सरकार बनाने वाली जो बात है वो अभी बहुत दूर की कौड़ी है। लेकिन लोगों ने बोला कि वोट काटने वाला फिनोमेना उनका रहेगा, जैसे जिसको जेडीयू ने सीट नहीं दी, जिसको आरजेडी ने दी नहीं दी, बीजेपी को नहीं दी, तो उसको वो दे देंगे और वोट काट देंगे, ऐसा? नहीं, बिल्कुल वोट जरूर काटेंगे, बट कितनी और किन सीटों पे काटेंगे ये एक सवाल हो सकता है। वोट तो काटेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, बट सवाल, क्योंकि कुछ सीटें तो ज़रूर ऐसी होती हैं जो 2-4% के वोट शेयर से हार और जीत होती है, तो कम से कम 5% से ज़्यादा की पार्टी तो होनी चाहिए फर्स्ट टाइम के हिसाब से, मुझे ऐसा आज की डेट में लगता है। भीड़ तो बहुत हो रही है। हाँ, भीड़ इसलिए हो अब रही है भीड़ की कि तो कोई पैमाना है नहीं वैसे हिंदुस्तान भीड़ में। का एक पैमाना नहीं है, दूसरा वो 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं, तो अच्छा खासा उन्होंने एक मोमेंटम बनाया हुआ है। बट बात वही होती है कि रैली और वोट मिलना दो अलग विषय क्योंकि होते वो हैं। बिहार में नीतीश कुमार के साथ भी काम कर चुके हैं। मुझे याद है कि उन्होंने गठबंधन भी कराया था, जो महागठबंधन बना था। बिल्कुल। तो उसके पास वो वेयरविथॉल तो है, नॉलेज तो है खेलने की। अब वो कितना खेल पाते हैं या नहीं खेल पाते, ये आप बोलना चाहते हैं? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एक होता है प्लेयर, और लेकिन यहाँ प्लेयर से बड़ा जो दूसरा प्लेयर है जो आपकी सरकार बना रहा है वो जनता है। अब जनता इतने बड़े राज्य में 243 असेंबली सीटों के ऊपर फैली हुई है, वो इतना आसान नहीं होता कि उन सबको आप एक बार में विश्वास दिला पाने में सक्षम हो जाओगे, लेकिन मैंने इसीलिए प्रशांत समय किशोर की लगता है। स्पीचेस को सुना है, थोड़ा एनालाइज करा है। वो तैयार है स्ट्रगल के लिए, नेक्स्ट के लिए भी। जैसे कई नेता सोचते हैं ना कि अब वो अनाउंस कर रहे हैं कि अगर मेरी नहीं आई तो हम दोबारा 5 साल मेहनत करेंगे। नहीं, बिल्कुल वही तो मैंने कहा ना कि वो खुद इस बात को जानते हैं कि एक 15 साल का समय लगता है, तो उन्होंने पहले 5 साल पहले से शुरू कर दिया, और उनकी जो शुरुआत है 2015 से हुई, जैसे आपने बताया कि पूरा का पूरा जो चुनाव लड़वाया था नीतीश और लालू जी को साथ में लाके, वो प्रशांत किशोर नहीं लड़वाया था। उनकी शुरू से उन्होंने यही वाला यूपी में भी ट्राई किया था, यूपी में हाँ, भी वहाँ ट्राई पे शायद किया बात था। बने नहीं थी। अखिलेश यादव और राहुल गांधी का गठबंधन उन्होंने ही कराया था उत्तर प्रदेश के 2017 के चुनाव के समय। बट क्या आपको लगता है वो थोड़े ओवररेटेड है? लोग बोलते हैं। नहीं, देखिए, दो चीज़ें मैं वापस यही कहना चाह रहा हूँ कि एक है मीडिया, दूसरा है पॉलिटिकल पार्टीज़। तो मीडिया और पॉलिटिकल पार्टीज़ के में वो पिछले 2012 से तो नज़र आ रहे हैं, घूम रहे हैं, तो इसके लिए आपको लगता है ऐसा है कि वो हैं। लेकिन जब मैंने वापस कहा ना कि वो जनता, 8 करोड़ जनता के सामने तो सोचने में समय लगता है ना, ये मैं नहीं कह रहा अच्छे या खराब है, समय लगता है। ऑल आई एम सेइंग इज दैट मतलब इट टेक्स एक टाइम, इम्प्रेशन बनाने में टाइम लगेगा। इट टेक्स टाइम। सर अब मैं वापस आपकी बात पे आता हूँ। आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में बोला कि बीजेपी भी एक फैक्टर है जो जेडीयू और नीतीश के अलावा लोग देख रहे हैं। इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करें, ये मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। हाँ, इसमें देखिए, बिल्कुल जैसे हम लोग अभी वहाँ पर हैं, मौजूद हैं, बिहार में काम कर रहे हैं, तो सबकी एक ये ज़रूर, ऑफ कोर्स वो जो बीजेपी या एनडीए का वोटर होता है, और एक महागठबंधन का जो वोटर है, एक प्रशांत किशोर का वोटर है, तो आज भी बीजेपी का या एनडीए का जो वोटर है उसके अंदर एक ये चाहत है कि यार बीजेपी की एक बार तो सरकार आनी चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम नीतीश कुमार को मान लो 20 साल से देख रहे हैं, तो बीजेपी को हमको एक भी बार देखने का अवसर नहीं मिलेगा, और हम सीधे किसी और को वोट कर देंगे जाके। ये बीजेपी और एनडीए वालों का ये बिल्कुल
खुल के ओपनली ये वार्तालाप होता है और वो कहते हैं कि एक बार तो बीजेपी की सरकार, वो कहते हैं एक बार तो बीजेपी की सरकार, वो बोलते हैं ना कि एक बार स्वाद तो चख लें। जब पूरा का पूरा देश इसको देख रहा है, बोल रहे हैं बीजेपी वाले, तो एक बार हम भी देख लें कि उसमें कैसी बट बीजेपी एक की बार सरकार बताइए होती है। सर, बीजेपी में नेता कौन है, चेहरा कौन है? वहां पे तो जबरदस्त गुटबाजी है जो मेरे को बाहर से देखने को दिखता है। नहीं, मैं वही कह और रहा एक और हूँ। बात और कि वहाँ के शीर्ष नेतृत्व ने तो बोल दिया कि हम नीतीश जी को आगे करके लड़ेंगे, देखिए तो सवाल ही कहाँ उठ रहा है ये वाला? नवीन, ऐसा है कि जो आपने बोला चेहरा कौन है, तो सबको पता है वहाँ से लेके यहाँ तक और सब तरफ कि चेहरा तो केवल एक ही है, वो है नरेंद्र मोदी। बिहार में भी हर जगह नरेंद्र मोदी। बीजेपी की जहाँ तक बात करें तो कोई चेहरा उनके इर्द गिर्द कहाँ आते दिखता है? आप दूसरे राज्य देख लीजिए, है ना? तो वो राजस्थान जब इन्होंने जीत लिया, छत्तीसगढ़ जीता। छत्तीसगढ़ में तो कोई नहीं था ना जब कांग्रेस की सरकार चल नहीं, रही रमन है। सिंह थे और सब। नहीं, वो तो 3 बार के, वो कोई चेहरा नहीं थे रमन सिंह। हाँ, ये मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान आप जरूर कह यस सकते हैं कि यस। वो मुख्यमंत्री थे और वो कह सकते हैं कि वो चेहरा है, लेकिन वहां पर तो भूपेंद्र बघेल की कांग्रेस की सरकार थी और सामने तो कोई चेहरा नहीं था और स्ट्रांग थी। और स्ट्रांग थी। उसके बावजूद बिना चेहरे के बीजेपी ने बाजी मार ली, जो कोई कह नहीं रहा था कि बट सर, बीजेपी आपको आएगी। लगता नहीं जैसे एक ब्रांड ओवर यूज हो जाता है, तो ब्रांड मोदी भी बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा लास्ट 12-13 साल से उनका इस्तेमाल रीजनल में भी हो रहा है, नेशनल में भी हो रहा है। अब वो कहते हैं हमारा तो ट्रम्प कार्ड है और ट्रम्प कार्ड कभी फीका नहीं पड़ता। ट्रम्प की बात ट्रम्प मत कार्ड करिए, तो ट्रम्प कार्ड ही ट्रम्प होता की बात मत करिए इस समय। है। इस समय टैरिफ लग जाएगा आप पे भी। मैं वही कह रहा हूँ, वो तो लग चुका है। इंडिया पे लगा है, यानी कि हम पे भी लग चुका है। प्रदीप गुप्ता के ऊपर भी टैरिफ लग चुका है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ऑन अ लाइटर नोट, ऑन अ रियलिटी, यूएस के चुनाव, अमेरिका के अभी प्रेसिडेंट चुनाव जिसमें ट्रम्प जीते हैं, 25 एजेंसीज ने प्रिडिक्ट किया था, उसमें एक्सिस माई अमेरिका भी एक एजेंसी थी। तो 25 में से केवल 2 एजेंसी थी जिन्होंने ट्रम्प की विक्ट्री प्रिडिक्ट की थी वो आप थे उसमें। और 23 उसमें से एक एक्सिस माई अमेरिका थी और एक ब्राजील की कंपनी थी एटलास, और 23 जो कंपनियां थी, एजेंसीज जो थी, वो कमला हैरिस को जितवा रही थी। तो प्रदीप जी, ऐसा क्या हुआ कि देश में आप मार खा गए और विदेश में आपने नंबर बना लिया? ऐसा देखिए, कैसे? मार्च का तो हमारा नहीं जहाँ देखिए, तक बिल्कुल सही है, मैं बताता हूँ। आई एम जस्ट पुटिंग अ नहीं क्वेश्चन नहीं, मार्क, है ना? बहुत अच्छा है सर, आपका सवाल बहुत अच्छा है कि ये हम तो इसको एक मैच की तरह लेते हैं, एक स्पोर्ट्स की तरह लेते हैं, ठीक है ना? आप हर मैच तो नहीं जीत सकते। जहाँ तक ट्रैक रिकॉर्ड का सवाल है, तो हमने 80 चुनाव में प्रेडिक्शन किया है, जिसमें अभी तक 74 6 अवसरों पर हम सही नहीं हुए स्ट्राइक हैं। रेट तो काफी जबरदस्त है। तो 90 के ऊपर का स्ट्राइक रेट है और अमेरिका में पहली बार चुनाव का प्रेडिक्शन तो किया वहां था। पे आपको कुछ वाहवाही मिली? वहाँ पे वाहवाही इतनी मिली कि जो कोर टीम थी ट्रम्प सरकार की, उन्होंने बुलाया था इनॉग्रेशन के लिए, मैं गया था वेरी गुड। और सभी लोगों से मिला था। उसकी दो, तस्वीरें आप जरूर हमारे को शेयर करिएगा। मैं जब तस्वीरें मतलब, आप हाँ बोले तो मैं अभी दिखाऊंगा आपको, आप हाँ, देखिएगा। तो इस तरह से है, तो मतलब आपका प्रिडिक्शन बिल्कुल सटीक रहा वहाँ का। एकदम सटीक था। तो ट्रम्प के उधर हाथ में उधर रिपोर्ट थी। उधर आसान था, वहां तो जाति समीकरण वगैरह इतने मुश्किल नहीं है क्या? वह कि रिलेटिवली कुर्मी आसान कौन है। है और एक जातिगत नहीं है, दूसरी चीज 2 ही पार्टी है, तीसरी चीज वहाँ का सिस्टम ऐसा है कि 50 जो राज्य हैं, जिस राज्य में एक वोट भी यदि आपकी पार्टी को ज्यादा मिला तो सारी सीटें वहां पे दे दी जाती है, उस पार्टी को दे दी जाती है। मैं वापस इंडिया पे आता हूँ क्योंकि चर्चा अभी बिहार की हो रही है सर। तो मैं अब आपसे अगर पूछूं कि पलड़ा किसका भारी है, तो अभी आप इस सिचुएशन में हैं बताने के? देखिए, पलड़ा भारी तो ऐसा है कि आज के हिसाब से, जब हम आज आज की के डेट। हिसाब से भी मैं वही कह रहा हूँ नवीन, कि मैंने बताया ना, इतने सारे फैक्टर वहाँ पे, इतनी सारी जातियाँ हैं। एक तो आप वहाँ पर जाति कितने क्या फैक्टर्स है? सबसे पहला तो जाति है, दूसरा है नंबर ऑफ पार्टीज। सर लेकिन ये बड़ी विडंबना नहीं है कि 70 साल बाद, 80 साल बाद भी हम बात कर रहे हैं तो जाति की बात कर रहे हैं? नहीं, देखिए नवीन, आप सब लोग ये कहते जरूर हैं कि हम जाति की बात करते हैं, लेकिन हकीकत जानिए, आप उसको उस नज़रिए से लीजिए जो वोटर सोचता है। वोटर की साइकोलॉजी क्या है जाति कि के ये संदर्भ। यादव है तो मैं उसको वोट नहीं दूंगा? नहीं, वैसे नहीं है। एक वोट देना क्या प्रक्रिया है कि आप अपना जन प्रतिनिधि चुन रहे हैं। जन प्रतिनिधि कौन है? जो आपकी आशाएं, आकांक्षाएं, अपेक्षाओं को समझे, आपका कल्चर समझे, आपकी भाषा को समझे, आपकी ज़रूरतों को समझे, वो आपका जनप्रतिनिधि है। हकीकत में जनप्रतिनिधि है, मेरा जनप्रतिनिधित्व कर रहा है जो भी लीडर है। तो
जो यदि मेरी जाति का है, मैं खुद भी सोचता हूँ इस मामले में, जो मेरे बीच का है, जो मेरे समुदाय, परिवार, जाति इनको समझता है, तो मैं उसको वोट क्यों ना दूं भाई? क्या दिक्कत है उसमें? दिक्कत तो कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन वो जाति का होने के बाद काम ना करे और सिर्फ जाति के आधार पे वोट ले ले, तो वो वह एक अलग बात होती। तो जहां तक जाति का सवाल है, तो जनप्रतिनिधि मुझे उसको ही चुनना है जो मेरे बीच का आदमी हो। तो मेरे बीच का आदमी सबसे इसके करीब की इसका जाति एक का है। डिमेरिट ये है कि कभी जो मतलब दूसरी जाति का आदमी होगा और अच्छा काम कर रहा है उसको मौका ना मिले इस वजह से। नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं है, ऐसे नहीं है। हाँ, लेकिन वही प्रतिनिधित्व की बात है ना। आप ये जरूर कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर बहुत सारे राज्यों में, ज़्यादा राज्यों में जो सामान्य वर्ग है, उसकी जो प्रतिनिधित्व है, वो ओबीसी और यादव और मुसलमान के मुकाबले बहुत कम है। तो ये ज़रूर कह सकते हैं कि उनको प्रतिनिधित्व करने में, आप ये देख लीजिए कि आज की डेट में 30 चीफ मिनिस्टर हैं कंट्री में, उसमें से कितने जो हैं सामान्य वर्ग या ऊंची जाति के हैं? आप नहीं पाएंगे। गुप्ता जी आप ये बताइए इस बार मुद्दे क्या हैं? देखिए एक तो मुद्दा एसआईआर, आग लगी हुई है। वो कह रहे हैं कि भैया लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं है, आप तो इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके सारे वोट ही कटा दे रहे हैं, तो जीतेगा कैसे? तो मैं आपको वही कह रहा था, एक है जाति, दूसरे इतनी सारी पार्टी, बस में वहीं पर था कि इतनी सारी पार्टी कि लोकसभा जैसे चुनाव में बिहार के अंदर 20% से ऊपर इन दो प्रमुख गठबंधनों को छोड़ के वोट पड़ते हैं, और 25%, 20% लोकसभा में, और 25% से 1% कम नहीं पड़ा है। पिछले 6 असेंबली चुनाव ले लीजिए, 1% कम नहीं पड़ा, 25%। तो कितना मुश्किल काम है बिहार के अंदर इसको आंकना। तो दूसरी चीज ये है। तीसरी चीज जो आपने कहा एसआईआर है। अब मैं एसआईआर पे आता हूँ। अब हमको भी नहीं पता है, जनता को भी, जिनके विचारों के नाम अभी तक नजर नहीं आ रहे हैं, उनको भी नहीं पता है कि कौन वोट करेगा और कौन नहीं करेगा, और वो जो नहीं करेगा वो कौन सी जाति का होगा, और जिसने किया है वो कौन सी जाति का। तो अनुपात भी जातिगत सारा बिगड़ जाएगा जब तक कि ये सुनिश्चित ना हो कि किसका वोट कटा है, किसका नहीं कटा, और किस किस असेंबली सीट पे और बूथ पे कटा और नहीं। बट ये मुद्दा बना हुआ है वहाँ पे, गर्म है मामला, क्योंकि आप तो जा रहे हैं घर नहीं, घर देख रहे मुद्दा हैं। देखिए, मैं वापस ये कह रहा हूँ, देखिए मुद्दा कोई भी होता है जो उसको प्रभावित करे, ठीक है ना। यदि मेरे घर पानी नहीं आ रहा है तो मेरे लिए पानी मुद्दा है। यदि मैं देख रहा हूँ कि कानून व्यवस्था दिक्कत है, मेरे घर में चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, आपराधिक मामले हो रहे हैं, तो वो मुद्दा है। एसआईआर में उसके लिए तो मुद्दा बिल्कुल नहीं है, जिसका नाम है सुनिश्चित हो गया। जिनका नाम कटा है उनके लिए तो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं, है। लेकिन मैं एक चीज़ में बोलूँगा कि एक ऐसा इंप्रेशन नहीं क्रिएट कर दिया गया है क्या? कि सेंट्रल गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन कनाइवेंस में उन लोगों का नाम स्पेशली हटा रही हैं जो एक पर्टिकुलर समुदाय से हैं या पर्टिकुलर वोट समीकरण से हैं। देखिए, आप जो कह रहे हैं इस तरह की बातें जरूर चल रही हैं। बातें तो बट ये महागठबंधन, इंप्रेशन बना या नहीं बना है अभी? नहीं नहीं, इम्प्रेशन, मैं वापस वहीं पे आ रहा हूँ वापस कि इम्प्रेशन किसका बनेगा, आप चीज को वापस नहीं सर, मैं समझिए। कह रहा हूँ एक तो है अफेक्टेड पार्टी हाँ, और एक है आसपास का मलियो, जो तो उस अफेक्टेड पार्टी को देख के सोचता जरूर है कि यार कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। नहीं, मैं बिल्कुल, आप ये कह रहे हो कि जब इतनी जोर से और रोज उसी बात को कहा जाए, तो एक लोगों के मन के अंदर ये विचार जरूर आया हुआ है कि यार ये गड़बड़ क्या चल रही है। लेकिन वो गड़बड़ चल क्या रही है वो बताएगा कौन? जब तक वो नतीजे पे ना पहुंचे तो कयास ही है ना। राइट। एक तो होता है कोर्ट। अब कोर्ट लगातार अपने वर्डिक्ट दे रहा है, एसआईआर अच्छा है वगैरह वगैरह, आधार को माना जाए ना माना जाए वगैरह वगैरह। वो मैं वही कह रहा हूँ बट कि चुनाव से जस्ट कुछ महीने पहले इतनी डिबेट हो जाना और क्वेश्चन मार्क्स हो जाना, नहीं ये नहीं, थोड़ा सा तो ये बिल्कुल चुनाव प्रक्रिया के लिए हेल्दी साइन नहीं है। हेल्दी नहीं है। हेल्दी, इस तरह की बातें करना, यदि एक चुनाव कराने वाली संस्थान, क्रेडिबल संस्थान जिसका नाम लिया जाता है पूरे वर्ल्ड में, इतना आसान नहीं है इंडिया के अंदर इतनी सबसे बड़ी दुनिया की डेमोक्रेसी का चुनाव करवाना। तो उसकी एक क्रेडिबिलिटी, एक साख है आज तक, और लगातार चल रहा है। क्योंकि जब आज़ाद हुआ था देश, तो सारे वेस्टर्न कंट्री ये कह रहे थे ये चलने वाले नहीं है ज़्यादा, इनको क्या आता है काम करने को, बट चल रहा है। अब तो रोल मॉडल बन गए। उसका अहम हिस्सा जो है वो चुनाव आयोग है। तो अब चुनाव आयोग के ऊपर इतने सारे आरोप लगे हैं, पिछले 1 साल की बात कर लें, ईवीएम का मामला तो बहुत सालों से चल रहा है, लेकिन अब जो आरोप है उनकी
इंटेंसिटी बढ़ गई है, तो लोगों के मन में ज़रूर आता है और फिर इंटरनेशनल और सब जगह पे ये जब विचार आता है तो हर आदमी उसको अपने बट नज़रिए आपको से लगता नहीं कि ग्राउंड पे इतना ज़्यादा इसका इम्पैक्ट होगा उस तरह से? ग्राउंड का 60 लाख 70 लाख वोट कट जाए, कोई इम्पैक्ट नहीं नहीं, होगा? इम्पैक्ट का मतलब इम्पैक्ट प्रभावित तो करेंगे, लेकिन किस तरह प्रभावित करेंगे ये नहीं कहा जा सर आप ना हमें और क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस दे रहे हैं, थोड़ा सा आंसर दीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं नवीन आंसर आप मुझे बताइए। अच्छे अच्छे खां को नहीं पता है कि किसका वोट कटा है, तो जब तक हमको उस चीज़ की जानकारी पूरा ना हो। डेटा जब तक अभी आपके तो सामने। आखिरी डेट थी 30 तारीख, अभी भी चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं हम अभी भी सुनवाई करेंगे। 30 तारीख तो हो गई, 31 तारीख जो भी थी, अभी भी सुनवाई करेंगे। तो पहले एक बार तय तो हो जाए ना कि कहाँ किस असेंबली में या टोटल कितने वोट हैं और वो किस किस समीकरण को इफेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद कोई नतीजे पे कहा जा सकेगा। एक और मुद्दा बार बार उठता है, वो प्रशांत किशोर ने उठाया और मैं देख रहा हूँ उसको इन लोगों ने भी उठा लिया, आरजेडी और कांग्रेस अलायंस ने, कि फैक्ट्री की बात करते हैं गुजरात में और विक्ट्री की बात करते हैं बिहार में, ऐसा नहीं होने देंगे। या इस पर ये वाला मुद्दा कुछ आपको लगता है बन रहा है किसी तरह? ये मुद्दा उस लिहाज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बिहार में बड़ी संख्या में, पूरे देश का सबसे बड़ा हिस्सा जो है पॉपुलेशन के रेशो की बात करें तो वो माइग्रेट होके बाहर जाके काम करता है। उसमें महाराष्ट्र, गुजरात और साउथ और इवन नॉर्थ ईस्ट में हमने खूब देखा हुआ कि अरुणाचल प्रदेश में भर भर के बिहारी हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश की एक अलग वो है, तासीर है, बट फिर भी वहाँ पर भी पंजाब में भी है। तो मुद्दा इस बार ज़रूर उस हिसाब से बन रहा है, जो भी मुद्दा आप, मैंने कहा ना, आप बार बार जब बोलेंगे तो मुद्दा उसी हिसाब से बन रहा है कि यार ये आदमी सोचने पे तो मजबूर है, हमको बाहर क्यों जाना पड़ता है काम करने के लिए, और बाहर जाना एक बात है और किस तरह का काम करना है ये दूसरी बात है। तो माइग्रेशन मुद्दा है बड़ा। माइग्रेशन मुद्दा एक अनएम्प्लॉयमेंट को साथ क्लब होके एक मुद्दा बनता है कि जी बाहर जाना पड़ता है हमको, ये हालत के लिए कौन जिम्मेदार है। तो उसमें तो फिर आज़ादी से लेके अभी तक आप पाएंगे कि सभी जिम्मेदार हैं, जिन्होंने भी सरकार वहाँ रूल किया। सर एक और फैक्टर है एलजेपी, जिसकी बात हमने भी की थी। अब तो चिराग पासवान हम साथ साथ हैं बोल रहे हैं। अब मैं वही कह रहा हूँ कि अब देखिए वहाँ भी उठी है। मैं बता रहा हूँ बिहार इतना आसान क्यों नहीं है। चिराग पासवान, उसका मतलब है वो कैटर करते हैं पासवान कम्युनिटी को। बिहार में 16% के करीब शेड्यूल कास्ट यानी कि दलित समुदाय है। उसमें करीब करीब 5 और 5% जो है दलितों का वो पासवान है। वो उसको कैटर करते हैं, उन्हीं की राजनीति इतने दिनों तक की थी और उनको उनके वोट मिलते हैं, इसमें कोई शक नहीं, बट वो 5% है। और पिछली बार जैसे उनको 1 सीट मिली, आप ये देखिए। तो कितना फर्क करते हैं ये सवाल उठता है। फर्क तो करते हैं बट सवाल है कितना। तो कोई सर्टेन आंसर अभी मिलना बड़ा मुश्किल है। मैं कह रहा हूं कि चुनाव के वोटिंग दिन बाद तक भी भी मुश्किल होगा, क्योंकि बिहार में वोटर टर्नआउट भी बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि माइग्रेट लोग होते हैं। वोटर टर्नआउट में भी आपको मैं बताऊं, पिछले चुनाव में 3 फेस में हुआ। पहले फेस में 6% पुरुषों ने ज्यादा वोट किया। दूसरे फेस की जिन सीटों के ऊपर हुआ दोनों ने बराबर किया, और तीसरे फेस में 14% महिलाओं ने ज्यादा वोट किया। अब आप समझिए चीज को। तो बिहार इतना आसान नहीं है डेमोग्राफिकली एंड जोग्राफिकली टू प्रिडिक्ट विद फुल कन्विक्शन के साथ। अच्छा, नीतीश कुमार पे आते हैं सर। उनकी बीमारी भी एक इशू बना हुआ है। बीमारी या ना बीमारी अभी अब कोई कंफर्म नहीं कर सकता। यानी स्वास्थ्य एक इशू है और कुछ एक्शन उनके पब्लिक में ऐसे हुए जिसको लेके संदेह कर रहे हैं बिल्कुल ठीक तो है। नीतीश कुमार एक फेस रहे, जैसा आपने बताया 20 साल से, स्पेशली अमंग द वुमेन, शराबबंदी की। तो नीतीश की हेल्थ भी कहीं परकुलेट हो रहा है मैं नीचे। बताता हूँ नीतीश कुमार की जो बहुत सारे प्रगति के सब काम होते हैं, बट 3 बड़ी चीज मैं बताता हूँ जो कि 3 अलग अलग समय पर हुई है। जो पहला टर्म था बीजेपी के साथ 2005 से लेके 10 तक, उसके अंदर उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर किया, बहुत अच्छा काम हुआ उसमें। दूसरा जो टर्म था उसके अंदर सबसे ज़्यादा महिलाएं और बच्चे और ईबीसी का गठन हुआ। तो बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, एक्स्ट्रा बैकवर्ड क्लास, वो एक उन्होंने पूरी की पूरी डेमोग्राफी क्रिएट करी।
और महिलाओं को, मुझे पता है जब हम 2015 के चुनाव में वहाँ पर काम कर रहे थे, मैंने खुद वोट सर्वे करता हूँ, तो महिलाओं को और खासकर बच्चियों को जो साइकिल उनकी भयंकर फेमस थी, और वो उस चुनाव को दोनों ने नीतीश लालू के कंबाइंड में बड़ी 2/3 वो तो मेजॉरिटी खैर से ज़्यादा से जाति जीता। समीकरण भी जबरदस्त 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा से जीता। तो दूसरा चुनाव था महिलाओं का, पहला चुनाव था लॉ एंड ऑर्डर का। तीसरा जो टर्म में उन्होंने जो मिक्स रहा, कभी आरजेडी के साथ कभी बीजेपी के साथ, उसकी छवि धूमिल होनी चालू हुई, और वहाँ पर भी कुछ अचीवमेंट था, वो था बिजली का। बिजली चुनाव के अंदर बिजली सप्लाई, कितने घंटे बिजली आती है, वो था। अब ये जो चौथा टर्म है, ऐसा कुछ बताने के लिए नीतीश कुमार के पास नहीं है कि इतना बड़ा अचीवमेंट जो इतना मादा रखता हो। हर घर नल योजना आई है, लेकिन हर घर नल वाली जो योजना है तो वो सेंटर की है। केंद्र सरकार के क्रेडिट वो उसको तो जाती मतलब है, कोई केंद्र स्टेट सरकार। स्पेसिफिक नहीं है। जी, तो मतलब अब कुल मिला के इसका क्या बोलें कि किसकी साइड भारी है, किसकी हल्की है? मैं बोलूँगा कि ये वाला जो इलेक्शन है बड़ा क्लोजली फॉट होगा, बहुत मज़ा आएगा, जो कि हर चुनाव में सबको बहुत मज़ा आता बट है। आप लोगों के लिए तकलीफ बढ़ सकती है बहुत प्रेडिक्शन ज़्यादा पे। बड़ी तकलीफ है, बहुत बड़ी तकलीफ है। मुसीबत है हमारी, जब इलेक्शन वन साइडेड होता है तो तो आसान होता है। हमको बहुत मज़ा आती है, सबको भी बहुत मज़ा आती है। इस बार सब लोग आखिरी समय तक तो कम कयास से कम लगा आप ये बोल रहे हैं कि टाइट कॉन्टेस्ट है, बिल्कुल टाइट कांटे की कॉन्टेस्ट, टक्कर। आज की डेट में तो टाइट है। एज वी प्रोग्रेस, यहाँ से 1.5 से 2 महीने का चुनाव बाकी है, समय बाकी है, तो उसके अंदर जनरली हमने देखा है कि जो भी लोग बाग अपना मन बनाना चालू कर लेते हैं, जैसे ही गठबंधन और गठबंधन की सीटें तय हो जाएंगी ना, कौन कहाँ से कितना लड़ेगा, हम लोगों ने देखा है कि उसके बाद से लोगों की राय अपनी क्लियर बट हो ये जो जाती एक है। पॉलिटिकल डिस्कोर्स हो गया, वोट चोर, गद्दी चोर और ये सब टाइप की जो भाषा है, इस तरह का डिस्कोर्स वहाँ पर कभी, और आज जैसे हमने देखा कि माता जी पे भी बोला किसी ने, पीएम साहब की, उन पे आज उन्होंने, पीएम साहब ने शायद एक बड़ा बयान भी दिया है। तो इस तरह का डिस्कोर्स कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं एक इरोजन दिख रहा है? मैं ये कह और सकता दोनों हूँ तरफ कि से है, मैं एक तरफ से नहीं है नहीं, ये। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कुल मिला के जो स्तर है, स्तर की गिरावट है, चाहे कोई भी बोले, गलत भाषा का लालू इस्तेमाल नीतीश करे। की भी राइवलरी थी और जबरदस्त वाली थी, लेकिन इस तरह का भाषा मुझे ऐसा लगता है जो पुराने समय में कहते थे, उसको लोगों ने गलत तरीके से इस्तेमाल करके, कि साम दाम दंड भेद, यानी हम किसी भी स्तर पे जाएंगे तो जी उन्होंने कहा कि चलेगा। सब चलेगा, ऐसा वो सोचते हैं, जबकि जनता बिल्कुल इसको रिजेक्ट करती है। हमने बहुत सारे चुनाव देखे हुए हैं, जहाँ पर भी इस तरह की भाषा, इस तरह का विषय और इस तरह की अप्रोच का इस्तेमाल किया गया है, ज़्यादा करके देखा गया है कि वो पार्टी ने हार का सामना तो किया अब भद्रता बर्दाश्त नहीं है लोगों को? है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये हमने देखा है, आपने कहीं कुछ उदाहरण अपना देखे हैं? एग्रेशन भी, इस तरह का नेगेटिव एग्रेशन और निचले स्तर की राजनीति लोग पसंद नहीं करते हैं जम्मू, खासकर महिलाएं जो बड़ा वोटर है। आप भी जानते हैं कि घर में महिलाएं कोई नहीं चाहती हैं इस तरह की बातें सुनना और करना। मैं लास्ट सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा अगर आप हमारी पब्लिक को समझाएंगे कि किस तरह से आप अपना फाइनल फर्स्ट स्टेप से लेके लास्ट स्टेप तक, अगर छोटे से संक्षिप्त में आप बता सकते हैं तो बताइए फर्स्ट स्टेप से लास्ट स्टेप तक क्या? कि कैसे आप एग्जैक्ट फिगर्स तक आते हैं और पहुंचते हैं, क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं कि साइंस है क्या। हाँ, साइंस बस संक्षेप में बता देता हूँ। हम क्या है, रिसर्च करते हैं। रिसर्च मतलब जो ऑलरेडी मौजूद है उसको ही डिस्कवर करना है। तो 100 डेमोग्राफी के हिसाब से या ज्योग्राफी के हिसाब से जो 100 वोट होते हैं, उसको उसी अनुपात में यदि हम इंटरव्यू करें, एक विधानसभा असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में 2 लाख के आसपास एवरेज वोटर होते हैं, हम 200 लोगों से बात करते हैं, इसका मतलब हम 1,99,800 को छोड़ रहे हैं, उनसे बात नहीं कर रहे। राइट। तो वो 200 कौन हो? तो जब बच्चा पैदा होता है ना, डेमोग्राफी क्या होती है, आप सबसे पहला क्या करते हैं, ऐसे उठा के देखते हैं ये आदमी है कि औरत है, मेल है कि फीमेल है, राइट? तो सबसे पहला है मेल और फीमेल, उसको उस अनुपात में लिया जाए 200 का। दूसरा, जैसे ही बच्चा बड़ा होने को बोलते हैं ये इसकी उम्र क्या हो गई, स्कूल जाने का समय आ गया, तो उम्र, एज ग्रुप देखते हैं। आज की डेट में यंग इंडिया बहुत बड़ी संख्या में मौजूद है। पुराने जो सीनियर सिटीजन, खासकर 65 के ऊपर, अब 10% से कम रह गए, 10% से कम। बिहार में? बिहार में भी, सब जगह, पूरे देश की बात कर रहा हूँ, बिहार में भी वही है, 10 से कम, 65% मतलब मैक्सिमम वोटर यूथ है? मैक्सिमम वोटर यूथ है। दो बात तो यूथ एज ग्रुप हो गया।
तीसरा, जैसे ही उम्र हुई तो बोलते हैं अब इसने पढ़ाई क्या करी है, एजुकेशन। जैसे ही एजुकेशन हुई तो आदमी बोलता है काम क्या करता है, तो उन्होंने कहा काम यानी ऑक्यूपेशन। जैसे ही ऑक्यूपेशन की बात आई तो बोलते कमाता कितना है, यानी कि इनकम ग्रुप। तो बहुत ये नेचुरल एक एवोल्यूशन तो है। ये जो 6 डेमोग्राफी है, इसमें 3 कॉमन, 3 यूनिक है। और इसके साथ साथ बड़ी चीज़ है बिहार और इलेक्शन के संबंध में जातिगत समीकरण। तो उन 200 में इनका रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधित्व यदि आपने ले लिया है और ईमानदारी से काम किया, मेहनत से काम किया हुआ है, तो हमारे लोग और एक्सिस माई इंडिया की टीम को पूरा क्रेडिट है। हम उसको बोलते हैं मिलिट्री टाइप ऑफ फंक्शनिंग, जब कोई ऐसे थोड़ी बता देता है कि इसको वोट पर किया है। आपको खराब लगता है जो आपको बोलते हैं कि आप लोग एक पार्टी से अलाइंड हैं या दूसरी पार्टी से अलाइंड हैं? हम कभी भी ओपिनियन पोल करते नहीं, पार्टी से अलाइंड या नॉट अलाइंड का सवाल नहीं। देश में ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसके लिए हमने चुनाव के पहले एडवाइजरी कंसल्टिंग ना की हो, कोई भी नहीं ऐसी। तो इट्स तो नॉट लाइक दैट। ऐसा नहीं होता कि ए पार्टी और बी पार्टी को आप दोनों को एडवाइस कर रहे हो एक टाइम पे? नहीं, ऐसे तो कभी हो नहीं सकता कि एक वकील दोनों कंपीटिंग वही। पार्टी को तो नहीं कर सकता, ऐसे कभी नहीं हुआ। बट लेकिन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम कभी ना कभी आपने बस सबसे मैं इतना बता रहा हूँ, जो 6 चुनाव हमारे गड़बड़ हुए हैं उसमें से हमने 5 बार बीजेपी को हारते हुए जिताया दिखाया था और वो बीजेपी जीती है 5 बार। एक बार केवल बंगाल में ऐसा हुआ था जहां पर कि हमने बीजेपी दोनों को बराबर दिखाया था और टीएमसी जीती थी। चलिए, थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया और बहुत अच्छा एक रोशनी डाली कि किस तरह से चीज़ें बनती हैं। क्योंकि सबके मन में ये सवाल होता है कि महज 200 लोगों को जानने से क्या हम एक एग्जैक्ट पिक्चर ला सकते हैं? तो एक और मैं चीज़ पूछूंगा, आपने ये बोला कि 200 हैं, आपको लगता नहीं जैसे कई बार डिफरेंसेस आ रहे हैं, गड़बड़ हो जाती है, आपको लगता नहीं इसका सैंपल साइज और थोड़ा बढ़ाना चाहिए? नहीं, लेकिन उसके लिए रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा चाहिए। नहीं, सैंपल साइज बढ़ाना सोल्यूशन नहीं है। जो 200 है, मैं वापस कह रहा हूँ आपको, उसने कितने अच्छे से स्प्रेड अक्रॉस डेमोग्राफी और ज्योग्राफी किया हुआ है आपने, वो स्पेक्ट्रम और कैसे बना कितने है? ईमानदारी से किया, कितनी मेहनत की हुई है, उसी का जनता भी कभी गलत नहीं बोलती, मैं बिल्कुल इससे नहीं, लेकिन मानता कई हूँ। बार लोग बोलते हैं, मैं आपको सच्ची बताता हूँ, हम्म, हमने देखा कई बार, जैसे हम लोग भी भेजते हैं अपने रिपोर्टर्स को, जैसे दिल्ली का एग्जांपल देता हूँ, तो जे कॉलोनी जिनको बोलते हैं, उधर सब बोल रहे थे कि हम केजरीवाल को वोट डालते हैं। जब हमने बाद में देखा तो पूरा पैटर्न चेंज था, वहाँ सारा बीजेपी को वोट डाला हुआ मैं था। वही कह रहा हूँ तो वो कि डर के बोल रहे थे या फिर नहीं वो जो नहीं, लाभ मिलता है उस लाभ के चलते बोलते थे? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें वो नहीं है, जिसका जो काम है ना वो अच्छे से करता है। एक जो डॉक्टर होता है ना, एक एक्सरे को 10 सेकंड से कम में वो हड्डी बता का देता है। हेयर लाइन फ्रैक्चर देख पाता है। राइट। तो जब आपने बताया कि आपके रिपोर्टर का वो काम नहीं है ना, यस, उसको किस तरीके से बात उसकी करनी है, एक्सपर्टीज नहीं कैसे है। करनी है, उसका एक तौर तरीका होता है। यदि वो घर में बैठ के शांति, उसको ये विश्वास दिला पाए आप कि डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए कुछ ना कुछ वैल्यू लेके आया हूँ, आप, तो फिर वो एक प्रोसेस होती है, प्रोसेस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। Thank you for having me here. Thank you very much.